नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो आपको किसी बाहरी व्यक्ति से बचाने के लिए नहीं है और ना ही किसी बाहरी समस्या से रिलेटेड है, बल्कि ये उस समस्या से रिलेटेड है जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति अपने घर में रहता है तो घर में रहने के दौरान उसके साथ जो हिंसा की जाती है या जो मारपीट या दुर्व्यवहार किया जाता है, गाली गलौज की जाती है, ताने मारे जाते हैं, शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ना दी जाती है। ऐसे में वो अपने आप को कैसे बचा सकता है, कैसे वो उस स्थिति का सामना कर सकता है, या घरेलू हिंसा से संबंधित एक बुजुर्ग व्यक्ति के कौन कौन से अधिकार होते हैं, कैसे कानून उसकी रक्षा कर सकता है, सारी बातें आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। विधि वार्ता की खास एपिसोड में आपका स्वागत है, जहाँ पर आज मैं आपको घरेलू हिंसा से जुड़े कानूनों को बताने वाला हूँ और आपको ये बताऊँगा कि घर में रहने के दौरान सुरक्षित कैसे महसूस करें और कैसे अपने आप को घरेलू हिंसा से बचाया जाए। सारी बातें इस वीडियो में आज बताई जाएंगी। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले। विधि वार्ता से जुड़िए, जहाँ पर बात की जाती है आपके अधिकारों की और उन कानूनी प्रावधानों की जो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। तो यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं, आपसे आग्रह है, आपसे निवेदन है कि आज ही चैनल से जुड़िए ताकि इसी प्रकार की जो महत्वपूर्ण वीडियो है वो आप तक पहुँच सके। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानना है कि कब कोई हिंसा घरेलू हिंसा मानी जाएगी, या यदि कोई आपको परेशान कर रहा हो तो कब वो घरेलू हिंसा के तहत आएगा। सबसे पहले, यदि कोई भी परिवार का सदस्य आपके साथ गाली गलौज करता है, आपका अपमान करता है या मारपीट करता है या आर्थिक रूप से आपका शोषण करता है, तो ये सारी चीज़ें घरेलू हिंसा के तहत आएगी। यदि कोई बेटा या बेटी या अन्य कोई भी परिवार का सदस्य आपके साथ गाली गलौज कर रहा है, आपको गालियाँ दे रहा है या आपका अपमान कर रहा है, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है, इसी के साथ यदि वो मारपीट कर रहा है या फिर आर्थिक रूप से आपका शोषण कर रहा है, खर्चा नहीं दे रहा है, आपकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें घरेलू हिंसा के तहत आएगी। या यदि वो आपको घर से निकालने की कोशिश कर रहा हो, वो आपको इसलिए मजबूर कर रहा हो कि आप उस घर को खाली कर दें जहाँ पर आप अभी रह रहे हैं, ऐसे में भी वो घरेलू हिंसा मानी जाएगी और आप कानून का सहारा ले सकते हैं। तीसरी स्थिति हो सकती है यदि संपत्ति, धन या पेंशन से आपको वंचित किया जा रहा है, आपका जो धन है वो आपको प्रयोग में नहीं लाने दिया जा रहा, आपकी जो पेंशन मिल रही है उसको भी परिवार के सदस्य हड़प रहे हैं, या फिर आपकी जो संपत्ति है उसका भी प्रयोग वो व्यक्ति कर रहे हैं लेकिन उसका लाभ आपको नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में भी वो घरेलू हिंसा माना जाएगा। इसी के साथ यदि कोई आर्थिक शोषण कर रहा हो, मेंटेनेंस ना दे रहा हो या बेसिक नीड्स को पूरा ना कर रहा हो, रहना पीना खाना आवास की सुविधा, चिकित्सा सुविधा, इन सभी को पूरा ना कर रहा हो, तो वो भी आपके लिए घरेलू हिंसा मानी जाएगी। तो ये तो हो गया घरेलू हिंसा की बात कि कब हम ये मान सकते हैं कि घर में रहने के दौरान आपको परेशान किया जा रहा है। यदि इनमें से कोई भी स्थिति आपके साथ हो तो आप कानून का सहारा ले सकते हैं। अब आप जानिए कि कौन कौन से कानूनी अधिकार आपके पास है। सबसे पहले तो आपके पास है मेंटेनेंस लेने का अधिकार, गुजारा भत्ता लेने का अधिकार। जो सीनियर सिटीजन एक्ट है वो इस बात का प्रावधान करता है कि प्रत्येक बुजुर्ग व्यक्ति को एक मेंटेनेंस दिलाया जाए ताकि वो बुजुर्ग व्यक्ति अपनी आम ज़रूरतों को पूरा कर सके। जो उसके बेसिक खर्चे हैं, बुनियादी जो सुविधाएं हैं, उनको वो ले सके। इसके लिए एक मेंटेनेंस की राशि बच्चों के द्वारा बुजुर्गों को मिलनी चाहिए। वैसे तो बच्चों का एक नैतिक कर्तव्य है कि वो आपकी बेसिक नीड्स को पूरा करे, उन सभी सुविधाओं को पूरा करे जो एक व्यक्ति के जीवित रहने के लिए ज़रूरी होती है। लेकिन कई बार स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि बच्चे आपकी उन सुविधाओं को पूरा नहीं करते, आपको मेंटेन नहीं करते, या फिर आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, या फिर उन खर्चों को पूरा नहीं करते, आपकी जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनको आपको मुहैया नहीं कराते। तो ऐसी स्थिति में ये माना जाता है कि बच्चे आपके लिए जो मेंटेनेंस है वो नहीं दे रहे हैं। तो फिर ये कानूनी बंधन है कि आप बच्चों से मेंटेनेंस ले सकते हैं, गुजारा भत्ता ले सकते हैं। ऐसा करने के लिए सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में आपको जाना है, एक प्रार्थना पत्र लिखना है, उसको सही तरीके से ड्राफ्ट कराना है, क्या क्या आपके खर्चे हैं वो लिखने हैं, आपके बच्चे की कमाई कितनी है, वो क्या जॉब करता है या कोई व्यवसाय करता है उसके बारे में लिखना है, और लगभग कितनी राशि आपको उससे दिलाई जाए ये लिखनी है। अधिकतम 10,000 रुपये की राशि पर मंथ एक सीनियर सिटीजन के लिए कोर्ट के द्वारा तय की जा सकती है। तो आप अपने बच्चों से मेंटेनेंस ले सकते हैं। ये आपका पहला और एक महत्वपूर्ण अधिकार है जो घरेलू हिंसा से आपको बचाता है। और मेंटेनेंस लेने के लिए संपत्ति को ट्रांसफ़र करना या संपत्ति का हस्तांतरण करना ये ज़रूरी नहीं है।
क्योंकि कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि जब बुजुर्ग व्यक्ति अपनी संपत्ति को ट्रांसफ़र करेगा उसके बाद वो आपको मेंटेन करेंगे, क्योंकि ये तो उनका नैतिक कर्तव्य है कि जिस प्रकार से आपने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया है वो आपको मेंटेन करे, आपके खर्चों को पूरा करे। यदि वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो कानूनी बंधन होगा लागू, एक आदेश जारी होगा, और यदि वो आपको मेंटेन आदेश के बाद भी नहीं कर रहा है तो उसकी संपत्ति को जब्त किया जा सकता है, या जो उसको सैलरी मिलती है, जो वेतन मिलता है, उसको उसकी कटौती की जा सकती है। कुल मिलाकर आपको मेंटेनेंस उसे देना होगा, वो इससे बच नहीं सकता। तो ये आपका पहला और एक महत्वपूर्ण अधिकार है। दूसरा है घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत महिला और बुजुर्गों और बच्चों की रक्षा की जाती है। तो आप बुजुर्ग हैं तो आपको भी घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत सुरक्षा पाने का अधिकार है। यदि घर में रहने के दौरान किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है या फिर परेशान आपको किया जा रहा है, ताने मारे जा रहे हैं, मानसिक या शारीरिक रूप से आपको प्रताड़ना दी जा रही है, उन सभी स्थितियों में आपका यह अधिकार है कि उनके खिलाफ आप कानूनी कार्यवाही करा सके। 3 से लेकर 7 साल तक की सज़ा ऐसे मामलों में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत दी जा सकती है। इसी के तहत बीएनएस के तहत आपको कार्रवाई कराने का अधिकार है। भारतीय न्याय संहिता जो नया कानून 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में लागू हुआ, उसके तहत भी आपको कार्रवाई कराने का अधिकार है। यदि बच्चे घर में रहने के दौरान मारपीट या दुर्व्यवहार या आपको किसी प्रकार की क्षति पहुंचाते हैं, आपका कोई नुकसान करते हैं, आर्थिक रूप से प्रताड़ना देते हैं, आपको ताने मारते हैं, इन सभी चीज़ों के लिए अलग से दंडात्मक कानूनी कार्यवाही कराने का आपके पास राइट है, आपके पास अधिकार है। और संपत्ति से यदि कोई व्यक्ति आपको निकाल रहा है या निकालने की कोशिश कर रहा है तो ऐसे में भी एक अधिकार आपको मिलता है, वो है घर से बेदखल करने का अधिकार। घर से नहीं बल्कि आप अपनी पूरी संपत्ति से ऐसे व्यक्ति को बेदखल कर सकते हैं जो इस प्रकार का दुर्व्यवहार आपके साथ कर रहा है। बेदखल करने का अधिकार आपके पास है कि आपके मरने के बाद भी वो संपत्ति उस व्यक्ति को नहीं मिलेगी जिसे आपने अपने जीते जी बेदखल कर दिया है। यदि आप बेदखल करना चाहते हैं तो इसके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास एक आवेदन दें, उसमें ये बताए कि कौन उत्तराधिकारी है जो आपको परेशान कर रहा है, किस तरीके की घटनाएं वो कर रहा है। इसी के साथ उसमें ये बताइए कि आपकी प्रॉपर्टी कहाँ पर स्थित है और अपनी सारी संपत्ति, चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, जायदाद, ज़मीन, इन सभी चीज़ों से आप उसको बेदखल कर सकते हैं। जब आप उसे बेदखल करेंगे तो मरने के बाद भी वो संपत्ति उसको नहीं मिलेगी। इस बात को ध्यान रखना है क्योंकि ये आपका अधिकार है। और संपत्ति को वापस लेने का भी अधिकार आपके पास होता है। कई मामलों में बुजुर्गों को ये पता नहीं होता और वो सेवा के झांसे में आकर के अपनी संपत्ति को बच्चों के नाम ट्रांसफ़र कर देते हैं। बच्चा ये बड़े बड़े वादे करता है कि आपको मेंटेन करेगा, केयर करेगा, देखभाल करेगा, सारे खर्चों को पूरा करेगा, मरते दम तक आपके साथ रहेगा, लेकिन जैसे ही उसके नाम संपत्ति आती है अपना असली रंग दिखाना वो शुरू कर देता है। मारपीट करने लगेगा, दुर्व्यवहार करने लगेगा, इसलिए मजबूर कर देगा कि आप घर को खाली करें। तो यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो ऐसे में आपके पास ये राइट है कि आप उसे दी गई संपत्ति वापस ले सकते हैं। सेक्शन 23 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट लागू होता है। सेक्शन 23 के तहत यदि आपने कंडीशनल गिफ्ट डीड के आधार पर प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया है तो वो जो संपत्ति है वो आपको वापस मिलेगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आप ही का अधिकार है कि आप संपत्ति को वापस ले सकते हैं। तो ये कुछ आपके अधिकार है जो आपकी सुरक्षा करते हैं घर में रहने के दौरान। अब देखिए, यदि आपके साथ घरेलू हिंसा की जा रही हो, आपको अपने अधिकार भी पता है, लेकिन अधिकार के पता होने के बावजूद भी आपके साथ इस प्रकार की यदि घटना की जा रही है तो आप क्या करेंगे? तो घरेलू हिंसा से बचने के लिए क्या कदम उठाए, क्या करें, कैसे अपने आप को इस प्रकार की घटनाओं से बचाएं ताकि कोई भी परिवार का सदस्य मारपीट, दुर्व्यवहार, शारीरिक या आर्थिक या मानसिक रूप से आपको प्रताड़ित ना कर सके। सबसे पहले जिला समाज कल्याण विभाग में जाए या वृद्धजन जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल करें, 14567 पर कॉल करें और ये बताएं कि किस प्रकार से आपको प्रताड़ना दी जा रही है, किस प्रकार से आपको परेशान किया जा रहा है, कौन व्यक्ति है जो आपको परेशान कर रहा है, क्या आपका उससे रिश्ता है जो आपको परेशान कर रहा है, किस प्रकार की घटनाएं उसके द्वारा की जा रही है, कितनी तारीख को घटना की गई। ये सारी बातें आप वृद्धजन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके दर्ज करा सकते हैं। पुलिस विभाग में आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पुलिस में शिकायत करना हर एक व्यक्ति का अधिकार है। यदि कोई क्राइम किया जा रहा है, कोई अपराध घटित हो रहा है तो उसकी बाबत शिकायत करने का अधिकार आपके पास होता है। तो आप पुलिस विभाग में भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 112 पर कॉल करके आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। स्थानीय थाने में आप जा सकते हैं। यदि वहाँ से सुनी नहीं जाती या बच्चे वहाँ से रिश्वत दे देते हैं तो उसके बाद आप पुलिस की जो उच्च अधिकारी है एसपी साहब से आप मिल सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक
जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक है आप उनसे मिल सकते हैं। उनसे मिल कर के अपनी स्थिति उन्हें समझा सकते हैं और ये बता सकते हैं कि प्रशासन के द्वारा निष्क्रियता दिखाई जा रही है, आप बार बार शिकायत करने के लिए जाते हैं। तो ये सभी आपके अधिकार हैं। नज़दीकी ट्रिब्यूनल में आपको जाना होगा। सबसे बेहतर जो सुरक्षा आपके मामले में यदि कोई आपकी करता है तो वह सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल। 2 से 3 महीने के अंदर विदिन 90 डेज़ इसका फैसला आता है। फाइनली आपके पक्ष में फैसला दिया जाएगा यदि आप साक्ष्यों को सही प्रकार से अदालत के समक्ष रखते हैं। यदि आप बेदखल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी वापस लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, बच्चों को सज़ा दिलाना चाहते हैं वो भी करा सकते हैं। ये जो सारी चीज़ें सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के द्वारा आपके मामले में की जा सकती है। ज़्यादा खतरा होने पर वृद्धाश्रम में जाए, ये भी आपके लिए एक बेहतर कदम हो सकता है। यदि ऐसा खतरा है कि आप घर में रह नहीं सकते या कानून भी आपकी मदद नहीं कर रहा है तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप वृद्धाश्रम को ज्वाइन करें, वहाँ पर जाए, शांति से वहाँ पर रहे। सरकार के द्वारा प्रत्येक ज़िले में, प्रत्येक राज्य में वृद्धाश्रमों की स्थापना की गई है कि जो बुजुर्ग अपने परिवार से परेशान हैं, बच्चों से परेशान हैं, ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति वृद्धाश्रम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यदि ज़्यादा खतरा हो, यदि ऐसी संभावना ना हो कि बच्चे सुधरेंगे, तो ऐसी स्थिति में आप वृद्धाश्रम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर रह कर के आप अपने जीवन को बिता सकते हैं, जीवन को सही प्रकार से सुखमय तरीके से आप अपने जीवन को बिता सकते हैं। ये कोई असम्मान का विषय नहीं है, ना ही ऐसा है कि आपकी इज्जत कम होगी, बल्कि ज़्यादातर ऐसा हो रहा है कि परिवार में रहने के दौरान बुजुर्ग व्यक्तियों की केयर नहीं की जाती। तो अपने सम्मान पर इस बात को नहीं लेना है, पहले अपने जीवन की रक्षा करनी है। ये सोच करके कि लोग क्या कहेंगे, हम वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, तो इसमें आपके बच्चों की बेइज्जती होगी, आपकी नहीं। क्योंकि जिस प्रकार से वो आपको प्रताड़ना दे रहे हैं, हो सकता है कि जब आप वृद्धाश्रम को ज्वाइन करें तो वो उन्हें इस बात का थोड़ा सा उन्हें शर्म आए या फिर वो आपको वापस ले जाए। लेकिन यदि ज़्यादा खतरा हो तो घर में रहना आपके लिए ठीक नहीं है, आप वृद्धाश्रम को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी है, सबसे बड़ी बात है कि आपको कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए और किन गलतियों को करने से बचना चाहिए, ताकि जो आपका जीवन बचा हुआ है आप उसको सही प्रकार से जी सकें। तो एक तो ये बात है कि आप कभी भी शोषण को ना झेलें। यदि आपको परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, मारपीट या दुर्व्यवहार की जा रही है या फिर गाली गलौज की जा रही है और आप उसको झेलते जा रहे हैं, तो ये बढ़ने वाला है, ये कभी कम नहीं होगा। एक तो ये उपाय है कि आप कानूनी कार्रवाई कराने के लिए बिल्कुल अड़ जाए या फिर आप इसके लिए बिल्कुल तैयार रहे। कोई परिचित आपका व्यक्ति हो, उसके साथ मिल कर के कि बच्चों को सबक ही सिखाना है या परिवार के जो सदस्य हैं उनकी बुद्धि को सही करना है। तो एक तो ये तरीका है कि आप कानून का जो साथ है वो पाने के लिए बिल्कुल तैयार रहे। या फिर दूसरा तरीका है कि आप उन चीज़ों से बच जाए यदि आप शांतिप्रिय व्यक्ति है और आप ये चाहते हैं कि बिना किसी विवाद में पड़े अपने जीवन को बेहतर बनाना है। लेकिन कहने का अर्थ है कि शोषण को नहीं झेलना है, चाहे तो शोषण के लिए लड़े या फिर यदि ऐसा संभव ना हो या कोई व्यक्ति आपके ऐसा साथ ना हो कि आप उस शोषण को झेल सकते हैं, तो फिर वहाँ से बाहर निकल जाना बेहतर है। ये आपके अधिकार है, भीख नहीं है। जो मैंने आपको बताया ये सभी आपके अधिकार है। कानून ऐसा सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले, और न्याय इसलिए नहीं यदि आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो आपको न्याय नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। यदि आपको किसी भी प्रकार की कानूनी मदद की आवश्यकता हो तो फिर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जाए, DLSA में जाए, वहाँ पर मुफ्त में आपको वकील मिलेगा, मुफ्त में सलाह मिलेगी, जो आप उनसे पूछना चाहते हैं। कभी भी संकोच में ना रहे, बार बार ये ना सोचे कि घर छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, या वृद्धाश्रम में जाना है या नहीं जाना है। जो भी फैसला है वो जल्दी से जल्दी करें, क्योंकि जीवन इतना नहीं बचा है। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आप लोग समझ पाए होंगे किस प्रकार से आपके अधिकार लागू होते हैं और घरेलू हिंसा से कैसे बचा जा सकता है। यदि घरेलू हिंसा की जा रही है तो हम क्या कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं उनसे बचने के लिए, कैसे हम अपने अधिकारों को ले सकते हैं, कैसे कौन से विभाग में आप जा सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, यदि ऐसी कंडीशन है कि इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जा रहा है, डेली ऐसा किया जाता है, तो कुछ हेल्पलाइन नंबर अपने फ़ोन में सेव करके रखिए। एक तो पुलिस वालों का, एक स्थानीय प्रशासन का, एक नंबर जो वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन नंबर है वो अपने पास सेव करके रखिए। यदि वृद्धाश्रम में जाना है तो उनका भी नंबर अपने पास रखिए। तो ये कुछ अधिकार है, ये कुछ जानकारियाँ हैं जिनसे आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आप लोग समझ पाए होंगे कि यदि किसी व्यक्ति को घरेलू हिंसा उसके साथ की जा रही हो, घर में रहने के दौरान परेशान किया जा रहा हो, तो वो क्या कर सकता है। यदि जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की अन्य वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिल सके और हम आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहे और आपको बताएं कि आपके कौन कौन से अधिकार हैं।
जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।